नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व राष्ट्रपति से मिले सीएम नायब सैनी। पंजाब राजभवन में की रामनाथ कोविंद से मुलाकात। शिष्टाचार मुलाकात में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंजाब राजभवन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी। शिष्टाचार मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब राजभवन में की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पूर्व राष्ट्रपति से मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर पहुंचे। साथ ही अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर सीएम सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के निमित्त विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया गया। इस अवसर पर रेणुका बिश्नोई और आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई जी मौजूद रहे। खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में लगातार नेतृत्व का दौरा जारी है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं, और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी। गोला चीका में कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि नवीन जिंदल चुनाव प्रचार के लिए गांव मांडरी से पोलर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में किसानों ने उन्हें झंडे दिखाकर रोका। इस दौरान काफी बहस भी हुई। आप हमारे भाई हो, आप लोगों को तो हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रखें। बिल्कुल कोई बात नहीं, आपका दुख जो है आपका बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਕਸੂਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। आपने सारी बात कह दी, मेरे को जवाब देना। मैं जी जोर से नहीं बोलता, हाँ जी, हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। हम भी नहीं जोर से बोलते। आप कोई बात नहीं, आप तो बोल सकते हो। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि पार्टी जो ज्वाइन की मुझे बहुत सोच समझ करके मैंने की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पूर्व में रहे बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन और बाद में उसके टूटने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी ने बीजेपी से समझौते के साथ ही अपना ये समझौता तोड़ा है और ये बात जग जाहिर भी हो चुकी है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस शासन में कराए गए विकास को भी उंगलियों पर गिनवाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फायरिंग हुई, यहाँ पे फिरौतियों की कॉल आई, तो व्यापारी उस बात से परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान है। और विकास की जो रफ्तार से हमारा इलाका आगे चल रहा था, हमारी सरकार थी, आज वो 10 वर्ष के अंदर वो विकास की रफ्तार जीरो पे आ गई। उदाहरण के तौर पे हमारे समय मेट्रो बनी, इन्होंने मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय रेल की लाइनें बची, कोई नई रेल की लाइन नहीं। हमारे समय 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 2 थर्मल के कारखाने लगे, जेके सीमेंट, रिलायंस, पैनासोनिक, योकोहामा, एशियन पेंट, मारुति। रोहतक में 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय एक भी उद्योग नहीं आ पाया। इसी प्रकार से हमारे समय 18 शहरों के हमारे समय बाईपास बने, झज्जर का बाईपास,
बादली का बाईपास, रोहतक का बाईपास, महम का बाईपास, कलानौर का बाईपास, बेरी का बाईपास, बेरी का पेरिफेरल रोड वो जो है मंजूर है, और उस टाइम का मंजूर है, पैसे नहीं उस टाइम का पेरिफेरल रोड मंजूर है, लेकिन आज तक बना उसका जो है उसके सूचकवास का उस टाइम मंजूर है, लेकिन आज तक हमारे समय 18 बाईपास बने। खबर झज्जर से है, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को भी गिनवाया। लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास की पटरी से क्षेत्र को निकाला है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन सेल के एडिशनल लोकसभा कोऑर्डिनेटर राणा बलजीत चहल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां आम लोगों के लिए दी हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। 138 साल के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा ही आम लोगों की भावनाओं को समझा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय युद्ध का नाम इसलिए दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। हमारी 5 उसके बाद है नारी न्याय और श्रमिक न्याय और एक है हिस्सेदारी न्याय। आज की ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 5 गारंटीज दी गई है उनके लिए रखी गई है और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने 138 साल से लोगों के बीच में कार्य करती आ रही है, लोगों की भावनाएं समझती आ रही है, नौजवानों की भावनाएं समझती आ रही है, उसी तरह से ये आगे भी उसी चलेंगी। हमारी 5 जो न्याय गारंटीज हैं एआईसीसी की तरफ से, उनमें जो मुख्य रखी गई है वो है कि युवा न्याय और उसके बाद है नारी। निर्मल सिंह मल्डी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिरसा लोकसभा व कालावाली विधानसभा से जजपा का चुनाव लड़ने वाले निर्मल सिंह मल्डी ने जजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। निर्मल सिंह मल्डी कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हिसार में पार्टी में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव से पहले जजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां निर्मल सिंह मल्डी ने जजपा का साथ छोड़ दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड के एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर हमले को दबाने के गंभीर आरोप भी लगाए। इसके साथ ही स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर सरकार से 5 सवाल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। खबर झज्जर से है, जहां नफे सिंह राठी के बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। मैं बार बार ये एक बात पूछता हूँ भाजपा वालों से कि भी हमारे को आपने भरी उसमें विधानसभा में आश्वासन दिया था विज साहब कि सीबीआई की जांच से अगर
पेटा भरता तो सीबीआई जांच करवा देते। आज 2 महीने हो गए हैं, कहाँ है सीबीआई? कौन सीबीआई को रोक रहा है जांच करने से? कौन इस फाइल को रोक रहा है? आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाइए। मैं यही आपसे मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से इस चीज का जवाब लीजिए कि सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं चली। झज्जर से है, जहां नफी सिंह राठी के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए आरोपियों से नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। नफी सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ बहादुरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हत्याकांड की एफआईआर में नामजद आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाए। नफी सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। जितेंद्र राठी ने सरकार से इन सभी सवालों के जवाब भी मांगे हैं। 25 तारीख फरवरी का महीना हमारे पिताजी की पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की और उनके साथी जय किशन दलाल जी की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीद गवाह के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज 2 महीने हो गए हैं। ना तो वे मुकदमे में आरोपी नामजद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और न ही पुलिस द्वारा जो हत्यारे थे उनको आज तक पकड़ा है। रेवाड़ी में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने महिला थाने का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद थाना प्रबंधक सहित तमाम पुलिस कर्मियों को पेंडिंग मामले जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय और दोषी को उसके अपराध की सजा मिल सके। महिला थाना रेवाड़ी में जनवरी 2024 से आज तक 155 शिकायतें मिली, जिनमें से 86 शिकायतों का थाने के पूरे स्टाफ ने बड़ी बखूबी से निपटारा किया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ऑफिस से आई 204 घरेलू झगड़ों और महिला उत्पीड़न की शिकायतों में से 138 शिकायतों का समाधान किया गया। एसएचओ मैम अनिता की तरफ से हर मामले की फीडबैक भी ली जा रही है और अवेयरनेस हर दिन महिला कॉलेज में, इंडस्ट्रियल एरिया में, बसों में आने जाने के रूटों पर, ऐसे हॉटस्पॉट्स जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उन पर भी दुर्गा शक्ति अपनी महिला लड़कियों को लगा करके इस रूप में पूरी जानकारी हासिल की जा रही है कि महिला के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो और किसी भी प्रकार के पॉइंट पे कोई भी छेड़खानी होती है उसकी तुरंत सूचना 112 पे दें। रेवाड़ी का महिला थाना मैंने बड़ी तरीके से जो है पूरी गहनता से इसकी जांच की। इसमें चाहे पी के रजिस्टर की बात करें या डी के रजिस्टर की बात करें, हमारे पास एसएचओ अनीता मैडम और डीएसपी पवन कुमार जी और महिला सेल इंचार्ज एसआई सर्वेष्टा जी मौजूद मेरे साथ मौके पे रही और इनके साथ मिलके मैंने जो है सारा थाने का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान मुझे यही मिला कि टोटल कंप्लेंट्स 1 जनवरी से मैं कहूँ तो आज तक की थाने में जो डी के डायरेक्ट जो थाने में कंप्लेंट्स हमारे पास महिलाओं की, बेटियों की आई हैं वो टोटल 155 आई, जिसमें से थाने ने बड़ा अच्छा काम करते हुए 86 कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करने का काम किया। साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही कारण है कि सेक्टर 38 RWA की तरफ से सेक्टर के चारों तरफ चुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए। आपको बता दें कि इस सेक्टर में लगभग 11,000 वोटर्स हैं।
भाई हमारे सेक्टर में है ना मूलभूत सुविधाएं की कमी है। रोड के नाम पे गड्ढे हैं, सीवर का पानी रोडों पर रहता है, पीने का पानी आता नहीं है। गर्मियों में लोग टैंकर मंगाने को मजबूर हैं। यहाँ एक टैंकर का एक माफिया बना रखा है इन्होंने। भाई हर दूसरे दिन पाइप लीकेज हो जाती है, 3-4 दिन वो ठीक करते हैं, फिर 1000-1200 रुपये में टैंकर मंगाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ। खबर गुरुग्राम से है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके चलते सेक्टर 38 RWA के स्थानीय निवासियों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनी के चारों तरफ चुनाव बहिष्कार के बोर्ड भी लगाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज फेडरेशन ने प्रधान रमेश जांगड़ा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय के गेट पर सांकेतिक धरना दिया और नारेबाजी की। धरने में कर्मचारियों ने नगर निगम को 3 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो हड़ताल जैसा कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। हमने 12/4/2024 को आदरणीय महोदया जी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमारी कुछ समस्याएं थी। समस्याएं कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है कि भाई ठीक आप कार्य कराते हो, शनिवार को रविवार को खूब कराए कार्य, लेकिन उसके बदले में हमें कंपल्सरी ऑफ दे देना। हम अभी नहीं मांग रहे, बाद में दे देना। और जब भी हम किसी एसोसिएशन के बाद सेक्टर के अंदर कॉलोनी के अंदर सर्वे के लिए जाते हैं तो मारपीट की नौबत आ जाती है। वो मांग करते थे आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आपकी सरकारी गाड़ी कहाँ है। अरे सरकारी गाड़ी कहाँ से, आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं है आज कर्मचारियों के पास। मार्केट कमेटी के सचिव जसबीर सिंह ने कहा कि इंद्री अनाज मंडी में पिछले दिनों से गेहूं की आवक कम हो चुकी है। लिफ्टिंग की थोड़ी समस्या है, उसको भी जल्द दुरुस्त किया जा रहा है। डीएफसी और हैफेड की दोनों एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि मंडी में लिफ्टिंग की वजह से किसान आढ़तियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। पिछले साल से अब की बार गेहूं की कम आवक हुई है, बर्फबारी का भी असर पड़ा है। मंडी में आवक तो पिछले दिनों से काफ़ी कम हो चुकी है अब, और आज तक की जो हमारी आवक है गेहूं की, तीनों मंडियों की, इंद्री, ब्याना और गढ़ी बिरबल, 6,04,000 क्विंटल की परचेज खरीद हो चुकी है, जिसमें 2 एजेंसी फूड सप्लाई और हैफेड की खरीद चल रही है, और जिसमें से 3,22,000 क्विंटल का उठान हो चुका है। ये करंट की पोजीशन है। और हम उम्मीद कर रहे थे सीजन शुरू होते ही कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा आवक होगी गेहूँ। हिमाचल और हरियाणा से सटे हथिनी कुंड बैराज पर पानी का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि हाइडल प्रोजेक्ट नहर पर बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। साथ ही यूपी की तरफ सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी भी कैपेसिटी से कम पहुंच रहा है। पानी हमारे पास सर्दियों में तो घटा है ज़्यादा पानी। अब तो गर्मी जो गर्मी बढ़ेगी जो पानी हमारे पास और बढ़ेगा, क्यों पहाड़ों पे बर्फ़ घुलनी शुरू होगी। अब हमारे पास दिन में तो पानी कम होता है, रात को पानी बढ़ता है, मतलब रोज़ ही तकरीबन। अब 10-12 दिन से 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है। अब जो गर्मी बढ़ेगी जो बर्फ़ बढ़ेगी। अब मई अप्रैल अब चल रहा है, मई और जून में बर्फ़ का पानी आएगा हमारे पास। तो पानी ठीक ही है। अब की बार तो बरसात भी ज़्यादा हुई, पीछे जैसे बरसात होगी वैसे ही आगे नॉर्मल सीजन में पानी ज़्यादा रहेगा। हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय को हाल ही में यूजीसी की मंजूरी मिली है। यूजीसी की मंजूरी के साथ हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेज अब भारत में होने वाली यूपीएससी, पीएससी और एसएससी जैसी सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे।
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत चरखी दादरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे जो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवा सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चरखी दादरी जिले में कई पार्टियों के नेताओं और प्रत्याशियों की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान हर खबर से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन धरातल पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। जहाँ तक सवाल कुछ मुद्दों का है, उनको छोड़ करके और एमपी के लेवल पर, एमएलए के लेवल पर कोई कार्य विशेष रूप से नहीं हो पाया। जहाँ तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी में चाहे कोई भी सांसद बन जाओ, वो अपने स्तर पर कोई कार्य नहीं करवा सकता, क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण किया गया है वो एक दो आदमियों के बीच में केंद्रित है। फरीदाबाद में 12 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से निकालकर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के पिता का कहना है कि बच्चा घर से यमुना में नहाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। जब वो शाम तक घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद कुछ मछुआरों ने यमुना नदी में बच्चे को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कपड़े के माध्यम से ही बच्चे की पहचान हो पाई। सर पानी तो यमुना में दिख नहीं रहा, यमुना तो खाली दिख रहा, उधर मिली थी उन बॉडी बता रहे, परिवार बता रहे कि चोट के निशान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी जानकारी आपको कब मिली थी? थोड़ा सा ये जानकारी दे दो, थोड़ा सा अच्छा, क्या जानकारी मिली थी सर? यमुनानगर में दर्ज एक मामले में नाम हटाने को लेकर साइबर थाना प्रभारी ने 5 लाख की रिश्वत ली थी, जिसके बाद सीबीआई की तरफ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मामले को लेकर यमुनानगर पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने के आदेश दिए हैं। डीएसपी अभिलक्ष्य जोशी ने बताया कि रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने साइबर थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की अंदरूनी जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इसके अलावा और किन किन लोगों से इस मामले के तार जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, हमारे पास तो सीबीआई के द्वारा सूचना दी गई कि सीबीआई के द्वारा हमारा इंस्पेक्टर साइबर एसएचओ साइबर थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया किसी करप्शन के मामले के अंदर। यह मामला हमारे सामने आया था। तो सर इसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जो पुलिस को, यमुनानगर पुलिस को जो सूचना मिली थी उसमें यमुनानगर पुलिस का एक इंस्पेक्टर, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और कोई? यमुनानगर से तो यही इंस्पेक्टर बलवंत को ही यहाँ से। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है, जिसके कारण रेलवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। न सिर्फ रेलवे बल्कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंबाला रेल मंडल से 1216 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसमें से 552 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 553 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।